विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की चर्चा पर जवाब देने के लिए अनुमति दी, लेकिन विपक्ष फिर कल वाली 4 सदस्यों को बोलने की मांग पर अड़ गया। यहां तक कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब अधिकतर सदस्य बोल चुके हैं तो फिर विपक्ष क्यों अड़ रहा है। इस पर भी विपक्ष अपने 4 सदस्यों को बोलने का मौका देने पर अड़ा रहा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले मंगलवार को 3 बजे तक चर्चा तय हुई थी, उसके बाद 5 बजे तक सदन को बढ़ाया गया। अब विपक्ष क्यों शोर शराबा कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा कि विपक्ष की सहमति से ही चर्चा का समय तय हुआ। सदन में विपक्ष की हर बात को माना। 6 घंटे से ज्यादा 2 दिन तक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। इस पर भी विपक्ष नहीं माना और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने मांग उठाई कि विपक्ष के 4 सदस्यों को 5-5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। विपक्ष ने नारे लगाने शुरू कर दिए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने मुख्यमंत्री को चर्चा का जवाब देने की अनुमति दे दी। मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो नाराज विपक्ष के सभी सदस्य स्पीकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता की ओर से मुख्यमंत्री बोलते रहे, जबकि विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। यहां तक कि विपक्ष के सदस्य वेल में बैठकर नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री 1.5 घंटे बोलते रहे, विपक्ष वेल में नारेबाजी करता रहा। मुख्यमंत्री ने अपना जवाब पूरा किया और विपक्ष को प्रस्ताव वापस लेने की बात की। इसी नाराजगी में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के रवैये से नाखुश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार नियम 67 के तहत कोरोना को लेकर चर्चा दी। विपक्ष से उम्मीद थी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आएगा, लेकिन दुर्भाग्य है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस नेतृत्वहीन है, इसलिए बेवजह हल्ला किया है। विपक्ष को सदन में बोलने का पूरा मौका दिया गया। 2.5 दिन तक स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में विपक्ष के 13 सदस्यों ने भाग लिया। बावजूद इसके विपक्ष खुश नहीं था और सदन में हल्ला कर वॉकआउट कर दिया। कुर्सी छोड़ो करो की सरकार को, 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 भेजो पाकिस्तान को, जुमलों की सरकार को, भेजो पाकिस्तान को, जुमलों की सरकार को, भेजो पाकिस्तान को। हो गया जयराम तेरा काम, कुर्सी जयराम तेरा काम, कुर्सी छोड़ो करो आराम। हो गया जयराम तेरा काम, कुर्सी छोड़ो करो आराम। कोरोना काल में घपलेबाजी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना काल में घपलेबाजी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीपी कट घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सस्ता महंगा राशन, महंगी बिजली नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, और हमने रेजोल्यूशन दिया था हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के दौरान जो है कुप्रबंधन हुआ है, इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग बेरोजगार हुए हैं और जो लोगों की सब्सिडीज वगैरह छीन ली गई हैं, राशन की, बिजली की, पानी की, सफर की, उस पे हमने रेजोल्यूशन दिया था, उस पे चर्चा के लिए। और जब चर्चा चल रही है, हमारे 4 लोगों को जबरन जो है इन्होंने बार किया कि उनकी बात नहीं सुनेंगे। सदन में ना कोई वरिष्ठ है ना कोई कनिष्ठ है। जो जीत के आया है वो इस माननीय सदन का सदस्य है, और हमारे 4 सदस्यों का और एक हमारे मूवर, उनका जो है अभी पक्ष रखना रहता था। इन्होंने जो है धक्के से जो है इस हाउस को जो है कल बंद कर दिया। हमें कहा 5 बजे हाउस बंद होगा, लेकिन मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर बोलते रहे 5:20 तक। और फिर आज जब हमने कहा कि आज बहुत टाइम है, आज पहले आप जो है क्योंकि ये असफलताओं की कहानी है, ये लोगों की पीड़ा है, जो लोगों को खून के आंसू दिए गए हैं, जो क्वारंटीन सेंटरों में लोगों का हाल हुआ है, जो ई पास या पासिस हासिल करने में लोगों के दुख दर्द थे, जो 3.5 लाख के आसपास लोग अंदर नहीं आने दिए, जो इन्होंने वीजा की कंडीशनें हिमाचल प्रदेश में आने पर लगाई,
जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, लोकतांत्रिक सरकार खत्म हो गई और सिर्फ अफसर रह गए। जब ये सारा जब एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उस पे ये रेजोल्यूशन हो रहा था। बड़ी अच्छी हम इनको सुझाव दे रहे थे, बातें रख रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो है 60 के आसपास मौतें हो चुकी हैं, 8000 के आसपास केसेस हो चुके हैं और अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 600 के आसपास खुदकुशियां हो गई हैं। इतनी बड़ी खुदकुशी का आंकड़ा, और उसके बाद जो है इतने रेप्स हुए हैं, कत्ल हो रहे हैं, पूरी जो है हिमाचल प्रदेश में अराजकता का माहौल बन रहा है। तो हमने कहा हमारे सदस्यों की आप बात सुने। आपने फाइनेंशियल स्तर पे भी बैंक्रप्सी पे ला दिया, हिमाचल प्रदेश को दिवालिया कर दिया, और दूसरी तरफ आपने इधर आपने जो है रेजुलेशन पे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया और मुख्यमंत्री को बुलाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री धक्केशाही से बोल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए तो ये रेजुलेशन है। हमने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे। जो इतना बड़ा जो है कोरोना के 6 महीने में जो हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है, जो बवंडर मचा है, जो लूट हुई है, तो उस मसले पे जब हमारे साथियों को नहीं दिया तो हम बेल में गए और हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। मुख्यमंत्री जो है अपनी बात कहते चले गए, लिपापोती कर रहे थे, आंकड़े रख रहे थे, लेकिन उनके पास हकीकत में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, सच्चाई उनके पास कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ जो है कागजों का पेट भर रहे थे, कागजी बातें कर रहे थे, क्योंकि ये यू टर्न की सरकार है, इससे कोई फैसला लिया नहीं गया। हिमाचल और हिमाचलियत को तबाह करने वाली इस सरकार के खिलाफ हमने विरोध किया और आज लंबा विरोध चला और 67 पे ऐतिहासिक जो है चर्चा हुई और हमने कहा इस रेजुलेशन को अडॉप्ट किया जाए। सरकार ने कहा हम अडॉप्ट नहीं करते। जब आपने चर्चा करा दी और ये साबित हो गया कि आप फेल हो गए हैं, आप नाकाम हो गए हैं, तो आप जो है इस रेजुलेशन को अडॉप्ट करते और उसमें प्रदेश में सुधार करते। ना तो ये जयराम और इसका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे रहा है, ना ही 67 का रेजुलेशन अडॉप्ट कर रहा है, इसलिए हमारा विरोध था। देश प्रयोगशाला बना दिया पूरे प्रदेश को। जिस ढंग से जो है इन्होंने डील किया है, ना सस्ता राशन मिला लोगों को, ना सस्ती बिजली मिली, ना सस्ता सफर मिला, सारी सब्सिडियां छीन ली। हमने इनको कहा प्रॉमिस कर दो कि आप जो है सारी सब्सिडियां बहाल करते हैं। टूरिज्म सेक्टर का आपने भट्ठा बैठा दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का आपने भट्ठा बैठा दिया, सारे सेक्टर, टैक्सी ऑपरेटर हुए, टेम्पल्स हुए, हर सेक्टर में के मजदूरों का आपने सबकी हालत खराब कर दी। और जो प्रदेश में माहौल है, हमने उसका सही चित्रण जब सदन में रखा तो सरकार को जो है गुस्सा आ गया और सरकार एक तरफा बोली जा रही है, हमें सुनने को तैयार नहीं है। और हमने कहा था रेजुलेशन को एक्सेप्ट करो, रेजुलेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था ताकि सुधार होता। अगर 3 दिन तक बहस हुई है तो जो है रेजुलेशन एक्सेप्ट करने में इनको क्या दिक्कत है कि हिमाचल प्रदेश में जो दिक्कतें आई हैं वो उसमें जो है सुधार किया जाए, सब्सिडियां बहाल की जाए, लोगों से माफी मांगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम सरकार को हिमाचल प्रदेश के जनता से माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको बहुत दुख दिया है और जो आपने खून के आंसू बहाए हैं उसके लिए हम माफी चाहते हैं और हम सरकार छोड़ के जा रहे हैं, हम माफी चाहते हैं। एडॉप्शन और रिजेक्शन का वोट थी। हमने उनको कहा इस रेजुलेशन को 67 को अडॉप्ट किया जाए। जो हमने रखा था कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब्सिडियों को बंद करना, जनता की जो से जुड़े हुए जितने मसले थे, ये उससे जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमने उनको कहा कि इस रेजुलेशन को अडॉप्ट करो। उन्होंने अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया, जबकि 67 पे चर्चा ही तब होती है जब सरकार विफल हो जाती है और सरकार नाकाम हो जाती है। ये सरकार फेल हो गई, इसके पास 2-3 रास्ते थे। एक तो सरकार, चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री इस्तीफा देते, दूसरा ये चीफ मिनिस्टर और इनकी सरकार जो है जनता से माफी मांगती, तीसरा जो है इस रेजुलेशन को अडॉप्ट करते और ये कहते कि हम सुधार कर रहे हैं। इस सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, ये विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, विपक्ष को सुनना नहीं चाहते। एक बात को उनको समझना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये पहली बार नियम 67 के अंतर्गत जो विपक्ष के माध्यम से चर्चा के लिए नोटिस दिया गया उसको स्वीकार किया गया और इसी भाव के साथ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज की तारीख में, पूरी दुनिया का, देश का, प्रदेश का। कोविड-19 के संदर्भ में मैं उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष सार्थक चर्चा करेगा। अगर काम में कुछ त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों की ओर ध्यान लाएगा और उसके बाद काम को बेहतर करने के लिए सुझाव देगा।
एक भी सुझाव जो है 13 सदस्य इनके बोले, और 13 सदस्य बोलने के बावजूद भी कोई एक भी कॉन्क्रीट सुझाव नहीं आया कि हमको व्यवस्था में इस प्रकार से करना चाहिए। अगर कहा होता तो हम उनको सुनते, विचार करते उस पर, लेकिन हो हल्ला करना, शोर डालना, चीख पुकार करते रहना और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, नारों का इस्तेमाल करना, इतनी गंभीर चर्चा के दौरान जब हम जवाब दे रहे हैं, हमने एक एक इनके साथी की बात को सुना, और हम उम्मीद करते थे जब हम बोलेंगे तो वो भी सुनेंगे सारी बात को, जैसे हमने उनकी बात को सुनी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब हम जवाब दे रहे थे, एक एक बात को जवाब दे रहे थे सिलसिलेवार, तो जवाब में जो है उन्होंने शोरगुल किया और बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हमने एक एक बात का जवाब सदन के अंदर दिया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जनाजा कभी भी हमने विपक्ष का उठते हुए देखा नहीं, जिस प्रकार से वर्तमान नेतृत्व में है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना दिशा विहीन हो गया, और जब उनके पास दिशा नहीं है, नेतृत्व नहीं है, तब ये इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शोरगुल डाल करके अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है, एक सदस्य उठ करके कहता कि मैं तो मूवर हूं उस प्रस्ताव का। तो मूवर है तो रोका किसने आपको बोलने के लिए? बोलने वालों की सूची तो विपक्ष की ओर से आती है, विपक्ष के नेता के माध्यम से आती है कि ये बोलेंगे, इस क्रम में बोलेंगे। उनको बोलने का अवसर उनके नेता ने नहीं दिया तो हमारा कसूर थोड़ी उसमें है। अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों को सूची में प्राथमिकता के आधार पर बोलने के लिए उनको स्थान नहीं दिया तो हमारा कसूर नहीं, वो कांग्रेस का, उस नेतृत्व का है। उससे उनको अपने नेतृत्व से प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन बाकी देशों में देश के दूसरे प्रदेशों में देखिए, विधानसभा का सत्र इस कोविड-19 के चलते 1 दिन का बुलाया जा रहा है, 2 दिन का बुलाया जा रहा है, 3 दिन का बुलाया जा रहा है, और हमने एक विषय पर चर्चा के लिए 2.5 दिन पूरे किए। 2.5 दिन, पहले दिन जिस दिन प्रस्ताव हुआ उस दिन पूरे दिन चर्चा हुई, दूसरे दिन पिछले कल पूरी चर्चा हुई, आज हमने जवाब दिया। 2.5 दिन, जहां पूरे दूसरे राज्यों में 3 दिन का सत्र बुला रहे हैं या 1 दिन का या 2 दिन का बुला रहे हैं, वहां हमने एक नोटिस पर 67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव लाया था उस पर 2.5 दिन का चर्चा का समय दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और मैं समझता हूं कांग्रेस का ये नकाब उतर गया है, जो लोगों के सामने आ गया कि तुम अगर सत्ता में होते तो प्रदेश और देश को पता नहीं किस प्रकार से लूटते। इस संकट के क्षण में तुमने तो उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि अपनी ही पार्टी को भी तुमने लूटने से नहीं छोड़ा। 12 करोड़ रुपए का बिल, फर्जी बिल जनरेट करके कांग्रेस मुख्यालय के लिए, केंद्र सरकार के लिए भेजा गया कि हमने पीपी किट बांटी है। कहां बांटी है हमें बताइए। उस वक्त तो बेतहाशा जरूरत थी। हमने मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटे। सरकार 13 करोड़, उस वक्त जब वो चिट्ठी भेजी गई थी उस वक्त 13 करोड़ रुपए हमने सरकार ने खर्च किए थे, जिसमें हजारों की तादाद में हमने हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे लोग लाए थे ट्रेनों में लेकर के आए। हम 13 करोड़ रुपए खर्चे थे उस वक्त, और ये 12 करोड़ रुपए का बिल जो है, सरकार के बराबर का बिल जो है, अपनी पार्टी हाईकमान को, यानी कि पार्टी को भी नहीं छोड़ा लूटने से। मंशा साफ दिखती है, चरित्र इनका साफ दिखता है। बेनकाब हैं, इसलिए उनसे उम्मीद ना प्रदेश की जनता को है ना देश की जनता को है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि अगर बार बार आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान किया है, विधायक निधि का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ जो सैलरी जो हमने 30% हमने जो काटी है, 30% सैलरी काटी है, 30% हमने सैलरी के अतिरिक्त जो है कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस काटा है, और एक विधायक का लगभग वो 47 मतलब कुछ 47,000 के लगभग कट रहा है महीने का। अगर उनको बहुत आपत्ति है जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, लिख करके दे दे, वापिस कर दे। सर, कांग्रेस का आरोप है, मैं आपको बताऊं, वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से असफल हुए हैं, और उसकी वजह से उनकी हताशा है। वहां किसी को कोई नेता नहीं मानता है, सब अपने अपनी प्रतिस्पर्धा में वहां पर। और ऐसे में वही विधायक जो उनके
सामने वहां पर अपना कह रहे थे कि हमारा नाम इसके लिए भेजना चाहिए, बोलने के लिए होना चाहिए, उनके नाम काटने में उनकी भूमिका है, हमारी तो सर आज मुंबई में ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनावत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आवाज में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर शिवसेना के सामने का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना से के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उन्हें समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई है, एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर वक्त में आने की आवश्यकता है। ध्यान में आई है विषय बात, उसको रास्ता निकाल। थैंक यू।